सभी को राम राम। सुनीता हिंदी क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम संधि में विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। विसर्ग संधि की परिभाषा होती है, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल पर विसर्ग संधि होती है। जैसे नी है धन अक्षर निरक्षर, दु है धन आत्मा दुरात्मा। विसर्ग संधि को समझने के लिए विसर्ग संधि के कुछ नियम यहाँ दिए गए हैं। हम इन नियमों का अध्ययन करते हैं। नियम नंबर 1, विसर्ग के साथ च या छ के मेल पर विसर्ग के स्थान पर स बन जाता है। ये कौन सा स है? हम उच्चारण स्थान में पढ़े थे, तालव्य स। नि है दन च निश्चय, दु है दन चरित्र दुश्चरित्र, नि है दन छल निश्चल। देखिए यहाँ विसर्ग के बाद में च और छ का मेल हो रहा है, तब च विसर्ग का क्या बन रहा है? तालव्य स, हलंत वाला, ये आधा स है। नियम नंबर 2, विसर्ग के स्थान पर या विसर्ग के साथ स के मेल पर विसर्ग के स्थान पर भी स बन जाता है। दूसरा नियम क्या कहता है? यदि विसर्ग है और विसर्ग के तुरंत बाद क्या है? तालव्य स, तो विसर्ग का भी क्या हो जाएगा? तालव्य स, हलंत वाला, अर्थात इसमें ए नहीं होगा, आधा होगा। तो दु है धन शासन दुशासन, यस है धन शरीर यशस शरीर, नि है धन शुल्क निःशुल्क निश्वास नि धन श्वास, चतु है धन श्लोकी चतुश्लोकी, नि है धन संक निशंक। तीसरा नियम है, विसर्ग के साथ ट ठ या मूर्धन्य स के मेल पर विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य स बन जाता है। मूर्धन्य स कैसा? हलंत वाला। देखिए, धनु है धन टंकार धनुष टंकार। यहाँ विसर्ग है, विसर्ग के बाद में किसका मेल हो रहा है? ट वर्ण का। तो ट धन विसर्ग का क्या बन गया? मूर्धन्य स, आधा स। तो धनु धन टंकार धनुष टंकार। चतु है धन टीका चतुष्टीका, चतु है धन षष्ठी चतुष्षष्ठी। अब हम नियम नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। नियम नंबर 4 कहता है, विसर्ग के पहले वर्ण में ए या आ के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर हो तथा विसर्ग के साथ मिलने वाले शब्द का प्रथम वर्ण क ख प फ में से कोई भी हो तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य स बन जाएगा। क्या कह रहा है? नियम कह रहा है कि विसर्ग से पहले, ये विसर्ग लगा हुआ है, इससे पहले का जो वर्ण है उसमें ए या आ की मात्रा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी स्वर हो सकता है, जैसे यहाँ ई स्वर है, यहाँ ऊ स्वर है, यहाँ भी ई स्वर है। इसके तुरंत बाद कौन कौन से वर्ण होने चाहिए? क ख प और फ। तो किस में परिवर्तित होगा? मूर्धन्य स में। देखिए यहाँ क का मेल हो रहा है विसर्ग के बाद, तो नि है धन कलंक निष्कलंक, दु है धन कर दुष्कर, आवी ही धनकार आविष्कार। अर्थात ए आ वर्ण नहीं, ए आ की मात्रा यहाँ नहीं है। इसके अलावा स्वर है और स्वर का इन चारों वर्णों से कौन कौन से 4 वर्ण है? क ख प और फ से मेल हो रहा है, तो मूर्धन्य स में परिवर्तित हो रहा है। हम नियम नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। ये नियम नंबर 4 के उदाहरण है। अब हम नियम नंबर 5 पढ़ते हैं। विसर्ग, यदि विसर्ग से पहले वाले वर्ण में ए या आ स्वर हो तथा विसर्ग के बाद क ख प फ हो तो संधि होने पर विसर्ग भी ज्यों का त्यों बना रहेगा। अभी हम नियम नंबर 4 में पढ़े थे कि यदि ए आ के अतिरिक्त कोई वर्ण होगा और विसर्ग के तुरंत बाद क्या होगा? क ख प फ, तो मूर्धन्य स में परिवर्तित होगा। और यदि ए आ स्वर हो और उसके तुरंत बाद क ख प फ होगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे अधः धन पतन, यहाँ ध है, ध में ए स्वर है,
तो ए स्वर होने के बाद कौन से वर्ण मिल रहे हैं? कै कै पै फै में से पै वर्ण मिल रहा है। तो अधः दन पतन, अधः पतन, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। संधि विच्छेद करेंगे हम अलग अलग लिखेंगे और संधि करेंगे तो हम इसको इसी तरीके से लिखेंगे। जैसे प्रातः काल, यहाँ भी ए का स्वर है और कै वर्ग से, कै वर्ण से यहाँ मेल हो रहा है, प्रातः काल। अंतःपुर, अंतःपुर, व्यय धनक्रम, व्यक्रम, रजः धनकण, रजकण। इसी प्रकार और उदाहरण है, तपः धनपूत, तपहपूत, पयः धनपान, पयःपान, अंतः धनकरण, अंतःकरण। अब इस संधि के कुछ अपवाद भी हैं, वो भी हम देख लेते हैं इस नियम के। यहाँ कहा गया है कि ए और आ स्वर के बाद में कौन कौन से वर्ण हो? कै, खे, पै, फै। तो देखिए यहाँ ए आ स्वर है, यहाँ ए स्वर है, यहाँ भी ए है और तुरंत बाद में कै वर्ण भी है, लेकिन फिर भी ये ज्यों के त्यों नहीं आ रहे। जैसे ऊपर ज्यों के त्यों आ रहे थे, यहाँ ज्यों के त्यों नहीं आ रहे, अर्थात ये सभी नियम नंबर 5 के अपवाद हैं। आप इनका ध्यान रखेंगे। जो भी शब्द थे मैंने यहाँ संपूर्ण जो शब्द हैं लिखने का प्रयास किया है। बाह दनकर भास्कर, नमः दनकार नमस्कार, पुरह दनकार पुरस्कार, श्रेय दनकर श्रेयस्कर, व्रह दनपति बृहस्पति, पुरह दनकृत पुरस्कृत, तिरह दनकार तिरस्कार। ये हम नियम नंबर 5 के अपवाद पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर ज्यों के त्यों नहीं आ रहे। ये स के अंदर परिवर्तित हो रहा है। कौन? विसर्ग। अर्थात अपवाद के रूप में ये शब्द हमें याद रखने होंगे। अब है नियम नंबर 6। नियम नंबर 6 क्या कहता है? यदि विसर्ग के बाद तय या थ का मेल होने पर विसर्ग के स्थान पर स बन जाएगा। अभी वर्णमाला के उच्चारण स्थान में कौन सा स है? दंत्य स। कौन सा स? दंत्य स। अंतः दन तल, यहाँ विसर्ग है, विसर्ग के बाद में किससे मेल हो रहा है? तय से। तो किस में परिवर्तित हो रहा है? दंत्य स में। अंतः दंतल, अंतस्थल, निह दंताप निस्ताप, दुह दंतर दुस्तर, निह दंतारण निस्तारण, निह दंतेज निस्तेज, नमः दंते नमस्ते। आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ विसर्ग के तुरंत बाद में तय तय का वर्ण का मेल हो रहा है और उनके स्थान पे दंत्य स, विसर्ग के स्थान पे कौन आ रहा है? दंत्य स। अब हम नियम नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। नियम नंबर 7 कहता है, यदि विसर्ग के साथ स, दंत्य स के मेल से विसर्ग के स्थान पर दंत्य स बन जाता है। यदि विसर्ग के बाद में स होगा तो किस में होगा? दंत्य स होगा, तो दंत्य स में ही परिवर्तित होगा। अब देखिए कैसे हो रहा है। निह दन संदेह, यहाँ दंत्य स है तो विसर्ग भी किस में परिवर्तित हो रहा है? दंत्य स में। निस्संदेह। दुह दन साहस दुस्साहस, निह दन स्वार्थ निस्वार्थ, निह दन संतान निस्संतान, दुह दन साध्य दुसाध्य, मनह दन संताप मन संताप। अब हम नियम नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। नियम नंबर 8 कहता है, यदि विसर्ग के पहले वाले वर्ण में ई व उ का स्वर हो तथा विसर्ग के बाद ए हो तो संधि होने पर विसर्ग का लोप हो जाएगा। साथ ही ई व उ की मात्रा बड़ी ई व बड़ी उ में परिवर्तित हो जाएगी। क्या कह रहे हैं? यदि विसर्ग से पहले ई और उ का स्वर हो तो यहाँ ई का स्वर होना चाहिए और उ का स्वर होना चाहिए, और विसर्ग के तुरंत बाद र, ए नहीं है, ये र है, ये र से रस्सी है, ये र। तो विसर्ग के तुरंत बाद क्या हो? र। तो क्या होगा? विसर्ग का लोप हो जाएगा और जो पहले छोटी ई की मात्रा है, बड़ी उ की छोटा उ की मात्रा है, वो दोनों बड़ी ई में और बड़े उ में परिवर्तित होगी। देखिए उदाहरण, निह धन रस नीरस। यहाँ विसर्ग से पहले ई की मात्रा है और तुरंत पश्चात रस वर्ण है, तो क्या हुआ? विसर्ग का लोप हो गया यहाँ और
छोटी ई की मात्रा बड़ी ई में परिवर्तित हो गई। इसी प्रकार अगले उदाहरण है नीह दन रव नीरव, नीह दन रोग निरोग, दूह दन राज दुराज, नीह दन रज नीरज, चक्षु दन रोग चक्षु रोग। अब नियम नंबर 9 की तरफ हम बढ़ते हैं। नियम नंबर 9 कहता है विसर्ग से पहले वाले वर्ण में ए का स्वर हो तथा विसर्ग के साथ ए के अतिरिक्त अन्य किसी स्वर के मेल पर विसर्ग का लोप हो जाएगा तथा अन्य कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या कह रहे हैं कि यदि विसर्ग के पहले वर्ण में ए का स्वर हो, विसर्ग से पहले ए का स्वर कैसे हो, तय में ए है, या न में भी ए है, ये में भी ए है, तय में भी ए है, और उसके तुरंत बाद विसर्ग के साथ ए के अतिरिक्त मतलब इसके तुरंत बाद ए स्वर नहीं हो। विसर्ग से पहले ए हो लेकिन जब विसर्ग का आगे के शब्द वर्ण से जब शब्द से मेल हो रहा हो वहाँ ए स्वर नहीं हो, इसके अतिरिक्त कोई भी स्वर हो सकता है। जैसे यहाँ ए स्वर है, ऊ है, आ है, लेकिन ए नहीं है, तो क्या होगा कि विसर्ग हम हटा देंगे और शब्द को ऐसा का ऐसा लिख देंगे। जैसे अतः दन एव अतएव, मनः दन उच्छेद मन उच्छेद, पै दन आदि पयादि, तत् धन एव तत्एव। नियम नंबर 10 विसर्ग से पहले वाले वर्ण में ए का स्वर हो तथा स्वर के साथ ए ग घ ड़ ज झ ञ ड ढ ण द ध न ब भ म य र ल व है में से किसी भी वर्ण से मेल होने पर विसर्ग के स्थान पर ओ बन जाता है। या क्या कहना चाह रहे हैं, यदि विसर्ग से पहले वाले वर्ण में ए स्वर होना चाहिए, उसके तुरंत बाद ए भी आ सकता है, और वर्ग के तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, आप यदि वर्ण याद कर सकते हैं तो वर्ण याद कर लीजिए, या फिर रखिए कि विसर्ग से पहले ए स्वर होगा और उसके तुरंत बाद ए स्वर हो सकता है, या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो सकता है, या ये र ल व है होगा। तो क्या बन जाएगा, उसके स्थान पर विसर्ग के स्थान पे ओ बन जाएगा। हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कैसे होगा। जैसे मनः दन अभिलाषा, नियम कह रहा है कि विसर्ग से पहले ए स्वर हो और उसके तुरंत बाद भी ए स्वर हो सकता है, तो यहाँ ए स्वर है तो क्या परिवर्तित होगा, ओ में परिवर्तित होगा। तो शब्द बना मनः दन अभिलाषा मनोभिलाषा। सरह दन जय, यहाँ ए स्वर है विसर्ग से पहले और तुरंत बाद वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होना चाहिए, तो कौन सा वर्ण है, तीसरा वर्ण। तो सरह दन जय सरोज। इसी प्रकार वयः दन व्रत वयोव्रत, यशः दन धरा यशोधरा, मनः दन योग मनोयोग, अधः दन भाग अधोभाग, मनः दन अनुकूल मनोनुकूल, यशः दंदा यशोदा। अब हम नियम नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। नियम नंबर 11 क्या कह रहा है, विसर्ग के पहले वाले वर्ण में ए आ के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर हो तथा विसर्ग के साथ कोई भी स्वर ग घ ड़ ज झ ञ ड ढ ण द ध न ब भ म य र ल व है के मेल पर विसर्ग के स्थान पर र बन जाएगा। साथ ही स्वर के मेल पर स्वर की मात्रा र में लग जाएगी, किंतु व्यंजन के मेल पर र रेप बन जाएगा तथा मिलने वाले व्यंजन पर लग जाएगा। अब नियम बहुत बड़ा है, मैं आसान भाषा में समझाती हूँ। क्या कहना चाह रहा है कि विसर्ग के पहले वाले वर्ण में ए और आ के अतिरिक्त अन्य कोई भी स्वर हो सकता है। कहने का तात्पर्य है यहाँ ए और आ स्वर नहीं होना चाहिए, और उसके तुरंत बाद विसर्ग के तुरंत बाद कोई भी स्वर आ सकता है, या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ सकता है, या ये रे ले व है आ सकता है। जैसा कि पहले समझाया गया है उसी आधार पे ये अगला नियम है। इसमें कहा गया है कि ए आ का स्वर नहीं होना चाहिए विसर्ग से पहले, और विसर्ग के तुरंत बाद में कोई भी स्वर आ सकता है, और वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ सकता है, और ये रे ल व है आ सकता है। तो क्या होगा, विसर्ग के स्थान पर रे बन जाएगा, और साथ ही
और जो मात्रा होगी वो क्या होगी, रे में लग जाएगी, किंतु व्यंजन के मेल पर रे का आधा हो जाएगा यदि स्वर से मेल होगा। कहने तात्पर्य है कि विसर्ग से पहले आ स्वर नहीं होना चाहिए, उसके तुरंत बाद कोई भी स्वर हो सकता है। यदि कोई भी स्वर से मेल हो रहा है तो क्या होगा, कोई भी स्वर की मात्रा से रे में लग जाएगी। और यदि व्यंजन से हो रहा है तो क्या होगा, आधा वर्ण आधा रे बन जाएगा। देखिए उदाहरण देखते हैं। दुह दन अवस्था दुर्वस्था, निह दन आशा निराशा, बही दन आगत बहिरागत, निह दन धन निर्धन, चतुर धन भुज चतुर्भुज। देखिए यहाँ पे व्यंजन से मेल हो रहा है, यहाँ भी व्यंजन से मेल हो रहा है। कहा गया व्यंजन से मेल होने पर क्या हो रहा है, विसर्ग आधे रे में परिवर्तित हो रहा है। निह दन अक्षर निरक्षर, यहाँ स्वर से होने पर ये जो विसर्ग है वो रे में परिवर्तित होगा, तो आगे वाला स्वर है वो रे में मिलकर पूरा रे बनेगा। यहाँ ये विसर्ग जो है, विसर्ग का क्या बना, आधा रे, और इसमें ए जुड़ गया तो क्या बन गया, पूरा ए बन गया। ठीक है। इसी प्रकार पुनः दन अवलोकन पुनर्वलोकन, पुनः दन ईक्षण पुनरीक्षण, ये क्या है, अपवाद है। जो पुनः दन अवलोकन और पुनः दन ईक्षण ये क्या है, अपवाद है। पुनरीक्षण क्योंकि यहाँ भी विसर्ग है, विसर्ग से पहले आ के अतिरिक्त कोई स्वर आ सकता है, लेकिन यहाँ आ स्वर है और इसके बाद में भी स्वर भी है और व्यंजन भी है, लेकिन ये अपवाद हैं विसर्ग संधि के। तो देखिए कौन कौन से हैं, पुनः दन अवलोकन पुनर्वलोकन, पुनः दन ईक्षण पुनरीक्षण, पुनः दन उद्धार पुनरुद्धार। यहाँ विसर्ग का क्या बन रहा है, रे, इसलिए ये नियम नंबर 11 के अपवाद है। पुनः दन निर्माण पुनर्निर्माण, अंतः दन द्वंद्व अंतर्द्वंद्व, अंतः दन देशीय अंतर्देशीय, अंतः दन यामी अंतर्यामी। तो ये हो गए हमारे विसर्ग संधि के 11 नियम। आप इन नियमों को एक एक पढ़ेंगे, समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है समझाने का, और इसी तरीके से यदि आप भी नोट्स बनाते हुए अपने रजिस्टर में लिखते हुए अध्ययन करेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।